Hello everyone, is that okay? Is everything fine now? Is everything fine? ऑडियो आ रहा है? आ रहा है। आते ही सबसे पहले शिकायत करिए कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं, तो तुमको तो पता ना तुम्हें आना चाहिए क्लास के अंदर, आ जाया करो, है ना? अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो तुम आ जाओ क्लास के अंदर। तुम्हें पता है एक हफ्ते में एक क्लास होती है हमारे पास शनिवार को दोपहर 3 बजे, आ जाया करो अपने आप। अब उसका भी इंतजार करोगे तो बात कैसे बनेगी? यानी कि उसके नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे, क्लास का इंतजार है ठीक है, बट अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे तो ये तो आपकी गलती है। फिर नोटिफिकेशन आया है, गोलू बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून भाई ललन। लास्ट क्लास का कोई डाउट हो तो पूछो, और कहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में ये भी बताओ। आगे कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास नंबर 8 है कंप्यूटर की आपकी। और टॉपिक चल रहा है हमारा मेमोरी। तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं ना, चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। जहां तक मुझे याद है हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। सीपीयू स्टार्ट करना है। सीपीयू स्टार्ट करना है, सीपीयू मेमोरी को स्टार्ट करना है। ओके, और भाई किसी को डाउट? आपकी पढ़ाई नहीं हो रही क्यों, क्या हो गया? फर्मवेयर हो गया था, फर्मवेयर था, किसी को डाउट हो तो पूछो। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही ललन, क्या हो गया ऐसा? नहीं है डाउट? किसी को भी डाउट नहीं है? चलें फिर आगे। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी को। कंप्यूटर में भी किसकी कंप्यूटर मेमोरी तो हम पढ़ ही रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सीपीयू की मेमोरी को। जो हम सीपीयू इतना सारा पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना, उसके अंदर मेमोरी लगी हुई होती है, उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है? ठीक है। ए भगवान, ये क्या हुआ? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ही मेमोरी को आज पढ़ डालेंगे और खत्म कर देंगे इसको आज पढ़ के, ठीक है? ठीक, चलो। अब सीपीयू में मेमोरी कौन कौन सी होती है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था या फिर बताना है? अगर बताया था तो बताओ कौन कौन सी मेमोरी को मैंने आपको समझाया था। मैंने बताया होगा यकीनन आपको कैशे मेमोरी के बारे में। मैंने नाम जरूर लिया होगा रजिस्टर्स का, और मैंने नाम जरूर लिया होगा वर्चुअल मेमोरी का। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा के गई थी या फिर ऐसे ही है? चलो हम समझ लेते हैं, जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हमारे साथ उनको समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे इसे। कैशे मेमोरी को क्या बताया था मैंने कि एक अनवांटेड मेमोरी होती है ना, और एक फास्ट मेमोरी होती है और एक छोटी मेमोरी होती है। साथ ही मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स कौन सी मेमोरी होती है? सबसे छोटी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, सबसे छोटी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है और इनबिल्ट होती है, ठीक। वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने ये समझाया होगा कि कभी कभी हमारी एप्लीकेशन के साइज बहुत बड़े होते हैं मेमोरी के अकॉर्डिंग। अगर हम मेमोरी से कंपेयर करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम या फिर मेरे मोबाइल में 128 GB, मेरा फोन 128 GB का है, और या फिर मेरा लैपटॉप, ऐसे समझते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे लैपटॉप की रैम और रोम के बारे में बात करूं तो फॉर एग्जांपल 128 GB मेरे लैपटॉप में रोम है और रैम है 8 GB, ठीक है। रैम की स्पीड, रैम से और रोम से मेरा एक जो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही हूँ वो ज्यादा बड़ा है साइज उसका, तो उस समय पे वर्चुअल मेमोरी काम में ली जाती है, ठीक है। ठीक, तो अब समझते हैं हम लोग किसको,
कैशे मेमोरी को बहुत अच्छे से, है ना। कैशे मेमोरी कहाँ से आई, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये तो नहीं, बट कैशे मेमोरी का काम क्या है, जो सवाल पेपर में पूछा जाता है उससे समझेंगे, ठीक है। चलो चलें भाई। ये लिखने से ज्यादा मिटाने पे जोर दे रहा है ना। तो आप समझिएगा गाइस, कैशे मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है मैम? फास्ट मेमोरी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रैम की स्पीड सीपीयू से ज्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभी रैम की स्पीड सीपीयू से अधिक हो जाती है। सीपीयू से अधिक रैम की स्पीड, तब सीपीयू डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता कि भाई इसकी स्पीड कैसे हो गई। ऐसा नहीं है। देखो समझो कि जो हमने रैम पीछे पढ़ा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रैम की स्पीड क्या हो जाती है, क्योंकि रैम स्पीड के लिए यूज में लिया जाता है, रैम की स्पीड हो जाती है हाई। अगर हम कंपेयर करें किससे मैम? सीपीयू से। तो सीपीयू यहां पर सक्षम नहीं हो पाता है किसके? डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। बर्दाश्त नहीं हो पाता इससे कि मैं डेटा एक्सेप्ट कर पाऊं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसके बीच में कैशे मेमोरी को लगा देते हैं। कैशे मेमोरी कुछ डेटा को होल्ड करती है। जब तक ये चीज इम्बैलेंस रहती है तब तक ये क्या करती है? डेटा प्रोवाइड करती रहती है, डेटा प्रोवाइड करती रहती है, प्रोवाइड करती रहती है। जैसे ही ये बैलेंस होता है तो फिर सीपीयू और रैम अपनी तरह कार्य करते हैं। यहां तक समझ में आया? बताओ हाँ और ना। हाँ और ना में बताना, ठीक है। ऐसे नोट करेंगे दीपू, ठीक है। पढ़ो इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। सचिन मैंने बस इतना बोला कि कभी कभी रैम की स्पीड ज्यादा हो जाती है, इसलिए हायर और ग्रेटर लिखा है, ठीक है। वर्ड इसलिए यूज करा गया कि कभी कभी रैम की स्पीड सीपीयू की स्पीड से अधिक हो जाती है, ये अधिक के लिए है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सीपीयू अपना डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो इसके बीच में कैशे मेमोरी को लगा दिया जाता है, और जब कैशे मेमोरी को डाटा बीच में प्लेस किया जाता है रैम और सीपीयू के, तो वो कार्य अब कौन कर रहा है? कैशे मेमोरी कर रही है। इसीलिए सीपीयू जब तक बैलेंस हो पाता है, यानी कि जब तक इम्बैलेंस रहता है, तब तक ये कार्य किया जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलो या लिखो। है शिवम? हिंदी में भी बोला है, इंग्लिश में भी लिखा है। या बोलो या तो पूरा इंग्लिश में बोलो या फिर हिंदी में बोलो, ऐसे बता रहे हो क्या? शाफ
शब्दों में समझे तो रैम की स्पीड यहां पर क्या है, हाइयर है, ग्रेटर है रेदर देन सीपीयू। साफ शब्दों में, ये छोटे से शब्दों में समझे तो हम, बिल्कुल छोटे से शब्दों में। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो, इम्बैलेंस हुआ और फ्री हो गया डेटा से, है ना। और उस समय रैम को डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैशे मेमोरी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए हम कैशे मेमोरी को बफर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये लिखना कि ये क्या हो गया भाई, रुको भाई, ठीक है। अब जब कैशे मेमोरी में सीपीयू फ्री हो गया, सीपीयू फ्री हो गया, तो डाटा कौन पहुंचा रहा है आपके पास, कैशे मेमोरी ही तो पहुंचा रही है ना। कैशे मेमोरी से ही कांटेक्ट ये आप लोगों का करता है। ठीक है, इसीलिए इसे बफर मेमोरी भी कहा जाता है। दैट्स वाई कैशे मेमोरी इज कॉल्ड बफर मेमोरी। इसलिए इसे बफर मेमोरी, आपसे कभी पूछ ले बफर मेमोरी किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैम कैशे मेमोरी को ही हम बफर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्योंकि ये आप लोगों का उस टाइम एक्टिव होती है जिस टाइम सीपीयू वर्क करने के लिए एबल नहीं होता, और जिस समय आपकी कैशे मेमोरी एक्टिव रहती है उसलिए इसे इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इमीडिएट मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? किसे हम इमीडिएट मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली मदद करने के लिए तत्पर रहती है। क्लियर? लिखो इसे। चलूं आगे, एक बार डन बता देना गाइस। अब हम चलते हैं भाई किसकी तरफ, ये इतनी ही समझनी है हमने कैशे मेमोरी, बस इतनी ही बहुत है। इसके बाद सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि कैसी मेमोरी होती है मैम, फास्ट मेमोरी होती है।
ठीक है, फास्ट होती है, कॉस्टली होती है ना? क्या होती है मैम? फास्ट होती है, कॉस्टली होती है और सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये इनबिल्ट होती है, किसमें मैम? ये आप लोगों की इनबिल्ट मेमोरी होती है, कहाँ? सीपीयू में, या फिर कह सकते हो इट इज अ इनबिल्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू। ठीक, तीसरे पॉइंट को समझे तो मैम और क्या होता है इसके अंदर? इसे यूज कहाँ किया जाता है? तो इसे यूज किया जाता है माय ब्रिलियंट्स, जब आप अपने सीपीयू के अंदर एएलयू में ऑपरेशंस करवाते हो। एएलयू बताया था ना आपको, अब जिसे नहीं पता वो पीछे वाली क्लासेस देखेंगे। तो एएलयू में अस्थाई रूप से, या फिर हम कह सकते हैं एएलयू में ऑपरेशंस करने के समय इसे अस्थायी रूप से समझे? यानी कि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पे आप लोग मैथ्स और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, वहां पर जब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी कि यहां लग रहा होता है 3 डिवाइड बाय ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी है ये, तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसमें एक टेम्परेरी रूप से ये मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, ओके, प्लीज राइट इन इंग्लिश टू। ओके, चलो, registers are the inbuilt memory of CPU which are used in ALU to perform operation or used as a temporary memory. It is the smallest memory okay, साथ ही it is a fastest memory and its cost is high, और हम कह सकते हैं क्या है भाई? कॉस्टली। इनबिल्ट का मतलब गोलू, एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल दूंगी, आपको समझ में आ जाने चाहिए। आप फोन खरीदने जाते हो, आपको फाइल मैनेजर उसके साथ ही मिलता है, आप अलग से तो डाउनलोड नहीं करते हो ना? करते हो? नहीं करते। एक और एग्जाम्पल, आप अपने घर में रहते हो, अपने पापा जी के घर में रहते हो बनाए हुए, अपनी मम्मी के घर में रहते हो बनाए हुए, ठीक है, तो आप जब बाहर रहते हो, आप जब जॉब करने जाते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो अपने घर से बाहर जाते हो, तो बाहर कैसे रहते हो? घर तो नहीं खरीद लेते ना, किराए पे रहते हो ना, जब तक हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक जॉब नहीं लग रही, जब तक मैं इस प्लेस पे रह रहा हूँ, फिर उसके बाद तो मेरी नौकरी लग जाएगी, जहाँ पोस्टिंग होगी वहां जाऊंगा, या फिर देखूंगा कि मेरे घर के आसपास ही मेरी पोस्टिंग लग जाती है, तो वेल बेटर है मैं अपने घर पर रहकर ही अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा।
समझ आ गई? तो ये इनबिल्ट है, यानी कंप्यूटर के अंदर ही लग के मिलती है आपको पहले से ही। क्या हो गया भाई, क्यों दुखी हो भाई? क्लियर? ये ALU के ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन है मैम? मैथ्स के ऑपरेशन है, और आप कह सकते हो रफ ऑपरेशंस करे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया सभी को? एक इसके साथ नोट डाल के लिखना गाइस, और ये लिखना कि रजिस्टर में एक वर्ड की लेंथ 1 बिट की होती है। एक वर्ड की लेंथ 1 बिट होती है। द वर्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल वर्ड इन रजिस्टर्स इज 8 बिट। अब ये बिट बाइट हम आगे समझेंगे, ठीक है, अभी नहीं समझेंगे। और 1 बाइट, ठीक है जी, ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछ लेता है। किसने तोड़ दिया भाई? सुरेंद्र, कैसे डिप्रेस्ड हो रहे हो? क्लियर है गाइस? अभी फिलहाल पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, सभी के सभी। 1 घंटे की क्लास होती है भाई, इसमें भी सभी परेशान होते हैं। मैम सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? मित्रगण, ओके। सेकेंड लाइन में यहाँ पे लिखा है कि ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, और कॉस्टली होती है, पैसा ज्यादा होता है इसका। आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है, मेमोरी के केसेस में। सुरेंद्र आपसे बात करते भी फिलहाल पढ़ाई करें, ठीक है। शिवम, पढ़ाई पर ध्यान दो। यहां तक डाउट हो तो पूछो। यहां तक डाउट हो तो पूछो। नो मैम। करंट अफेयर वाली क्लास में बोला करो भाई, मैगजीन के लिए, कंप्यूटर की क्लास है, बात करते हैं मैगजीन के लिए आपके लिए, ठीक है। चलो अब समझते हैं, एक मैंने क्या बताई थी आपको, वर्चुअल मेमोरी, है ना, यही बताई थी। तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में समझते हैं। वर्चुअल मेमोरी आप मुझे बताओगे क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाई भी थी। एनीवन, कोई भी वर्चुअल मेमोरी बताना चाहे मुझे? तो वर्चुअल मेमोरी को हम ऐसे समझते हैं कि कभी कभी जो प्रोसेस हो रही एप्लीकेशंस होती हैं उनके साइज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, किससे? रैम से। और उस कंडीशन में हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, हार्ड डिस्क, अभी तक हमने हार्ड डिस्क को स्टार्ट नहीं करा पढ़ना, वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम बन जाता है, और फिर उसमें उसे बड़ा कर देता है रैम की मेमोरी को, और फिर वो जो बड़ी एप्लीकेशन आ रही थी प्रोसेस होने, वो इजीली प्रोसेस हो जाती है। हाँ, डाटा इज मोर देन मेमोरी, हाँ ऐसे समझ सकते हैं। प्रोसेस डेटा की कैपेसिटी और उसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा होती है रेदर देन हमारी रैम। फॉर एग्जांपल, आप 128 मेमोरी, 128 जीबी की एक एप्लीकेशन है, जिस पर आपने काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके फोन में फॉर एग्जांपल 32 जीबी है, ये तो मैंने बहुत कम लिख दिया गाइस, या फिर 64 ऐसे लिख देते हैं, हाफ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ रहे हो कि ये मेरे पास रैम है ना, और ये जो मेरे पास प्रोसेस होने डाटा आया है
और प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, उसका साइज बड़ा है। आप दूर से देख रहे हो कि इसका साइज मेरे साइज से बड़ा है, और फिर भी लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि भाई आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के सर पर कम से कम 12 से 13 सब्जेक्ट का प्रेशर है। 12 सब्जेक्ट हम ऐसे कह सकते हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट आपके पास जीएस के, उसके बाद अलग सब्जेक्ट है। फिर भी आप खड़े हो, लड़ रहे हो ना। फिर आप किसकी मदद लेते हो? टीचर की मदद लेते हो कि हाँ मेरे शस्त्र के रूप में काम आएंगे। मैं मॉक टेस्ट ले लेता हूँ, मेरे काम आ जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर को लगा लेता हूँ, तब मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा इस बड़े सब्जेक्ट से, और फिर मैं पेपर क्लियर कर लूंगा। तो बिल्कुल वही तो है। तो ये कह रहा है जब आपके पास में कोई भी प्रोसेस होने वाली एप्लीकेशन का साइज बड़ा होता है, तो भाई रैम किसकी मदद लेता है? रैम मदद लेता है हार्ड डिस्क की। और हार्ड डिस्क किसकी तरह काम करती है? हार्ड डिस्क काम करती है आप सभी के रैम की तरह। बिल्कुल रैम बन जाती है कि ठीक है मैं रैम बन गई हूं और तुम्हारे साथ आ चुकी हूं। तब क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा इजीली प्रोसेस्ड हो जाता है। बोलो आया समझ या नहीं आया? मैं हर एक चीज आपको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ ताकि आप उसे लिंक करके बहुत अच्छे से समझ जाओ, समझने में कोई भी कहीं भी आपत्ति ना आए। बताओ। वर्चुअल मेमोरी फोन के साथ दिया जाता है या अलग से लगाना पड़ता है? बताओ जरा। वर्चुअल मेमोरी अलग से लगाना पड़ता है? क्या बोला मैंने? समझ नहीं आई आपको मेरी बात? मैंने दोबारा से सुनो। मैंने ये बोला कि हार्ड डिस्क है, सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क आती है जब खरीदने जाते हो। सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क आती है जब खरीदने जाते हो। मैम आती है, तो वही आपका रैम की तरह बिहेव करती है और उसी को तो हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल क्या चीज होती है? आज आप वर्चुअली कनेक्ट हो ना, क्लास में बैठे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, बट हम कह सकते हैं फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं हो यहाँ पे। आई समझ में? आई मेरी बात समझ में गोलू, जिसने भी पूछा था? भाई वर्चुअल मेमोरी कोई खरीद के थोड़ी ना ला रहे हो, वो तो हार्ड डिस्क आई है सेकेंडरी मेमोरी से कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, रैम की तरह बिहेव करती हूँ, और वो बिहेवियर ही प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कराने के लिए वर्चुअल मेमोरी कहला रहा है। हाँ और नाम बताओ, समझ आया नहीं आया? पूरी की पूरी हार्ड डिस्क उठ के नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना, कुछ पार्ट आता है इसका। कई बार पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को ले आओ तुम। सुरुचि को तो समझ में आ गया, बाकी सबको नहीं आया लग रहा है। आ गया राजू को भी। ठीक है, तो बस यही तो है इसके अंदर।
देखो, चलूं आगे, डन। और अगर मैं इस वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड मेमोरी कह दूं तो कोई डाउट? एक्सटेंडेड रैम कहूं तो कोई आपत्ति है आपको? अगर मैं इस वर्चुअल मेमोरी को एक नाम दूं एक्सटेंडेड मेमोरी तो गलत है क्या? हाँ, और नाम में बताओ, क्या मैं इसे नामकरण इसका कर सकती हूँ या तो मैं इसको, इसलिए वर्चुअल मेमोरी का दूसरा नाम होता है एक्सटेंडेड मेमोरी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि मैं यहां लिख सकूं। या फिर वर्चुअल मेमोरी का अदर नेम लिखते हैं ना डायरेक्ट। क्या यार, इतना बड़ा बोर्ड है, वो भी मुझे कम पड़ रहा है। ठीक है, ओके। और मैं इसे ये बोल दूं कि गाइस एक्सटेंडेड कब कहां तक जाएगी मैम? तो कोई ना अनुमान होगा ना मैम, एक्सटेंडेड कहां तक जाएगी? जहां तक हार्ड डिस्क की क्या है, क्षमता है, वहां तक। तो हम इसे बोलेंगे असीमित, असीमित मेमोरी बोलेंगे, और एक वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे, क्योंकि रैम तो खुद वोलेटाइल मेमोरी है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी को एक असीमित, और हम कह सकते हैं असीमित क्षमता वाली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, सीमित, या फिर हम इसको ऐसे रहने ही देते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता तो हम कह सकते हैं कि खत्म ही नहीं हो रही है ना। इसकी क्षमता जो है वह खत्म ही नहीं हो रही है, तो सीमित नहीं है, असीमित है ना, लिख ही देते हैं। तो किस किस नाम से हमने जाना इसे? हमने जाना इसे एक्सटेंडेड मेमोरी के नाम से, और असीमित मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से। ठीक है, अब आप कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आएगा, मैम इसे आपने वोलेटाइल क्यों कहा है? कोई है ऐसा पूछने वाला तो पूछ लो, फिर मैं नहीं बताऊंगी, वरना फिर ढूंढना, पीछे क्लासेस को ढूंढना, पन्नों को पलटना। कोई है ऐसा जो पूछे कि मैम इसे वोलेटाइल क्यों लिख दिया आपने? ऐसा कोई है? राजू, दीपू भी है। यही पूछ रहे हो कि मैम इसे आपने वोलेटाइल मेमोरी क्यों लिख दिया, ये भी बता दो। नलायको, मैंने तुमको बताया था रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसीलिए। हाँ,
just because RAM is a volatile memory. That's why we write कि virtual memory is also a volatile memory, क्योंकि अस्थायी कुछ समय के लिए प्रोसेस करवाने के लिए ही इस्तेमाल में ली जा रही है, हमेशा तो रहेगी नहीं। हार्ड डिस्क हमेशा रैम की तरह काम करेगा नहीं है। बताओ कहाँ है दिमाग तुम्हारा, मुझे दिमाग बताओ, निकाल के दिखाओ कहाँ है दिमाग। पिंक पिंक और रेड रेड की जगह ब्लू तो नहीं हो गया है, हैं? या फिर ग्रीन? तो बहुत पहले से लिखवाती हुई आ रही हूँ, ये कैसे भूल सकते हो तुम? चलो यहाँ तक क्लियर। तो हमने प्राइमरी मेमोरी पूरी कंप्लीट कर ली है अब तक। आज हम सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए ना, मेरे याद नहीं रहती। दिक्कत सारी ये है, मेरी इसके बाद क्लास होती है और उसके बाद मेरे माइंड से आउट हो जाती है। मेरी कोशिश रहेगी आज मेरे को ध्यान में रखूंगी, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स पूरे के पूरे मेमोरी के दे दूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है? और नहीं रहती है तो क्या कर सकते हैं, तो तुम जान खा जाना मेरी कि मैम 2 उसे क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है? चलो गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बारी आप उस चार्ट को जरूर देखें जो मैंने आप लोगों को बना के दिया है। किसका? सेकेंडरी मेमोरी वाला साइड का। उसे एक बार वापस से रिवाइज करो, फटाफट देखो, पन्ने पलटो, एक बार उसको नज़र मारो। उसमें मैंने कुछ बताया, उसमें सीक्वेंशियल असेस, रैंडम असेस, फिर सीक्वेंशियल असेस के कुछ टाइप बताए हैं, फिर मैंने आपको अदर रैंडम के कुछ और डायरेक्ट असेस के कुछ टाइप बताए हैं। एक बार देखो। मैगजीन तो गुड्डू देखो बनवानी पड़ेगी, मेरे पास तो ऐसे रखी नहीं है, बनवानी पड़ेगी मैगजीन, उस पर काम करवा देंगे, ये कह सकती हूँ। भूलना सच इन सेंस व्हाट कि मेरी इसके पीछे क्लास होती है तो मेरे माइंड से स्किप होता है कि मैंने मतलब और जो क्लास में मैं आती हूँ तो उस समय मुझे याद रहता है कि हाँ मेरे को हैंड रिटन नोट्स देने हैं, ये बात है। संस्कृति के दे दीजिए, संस्कृति के देने के लिए बात करनी पड़ेगी, ठीक है? वो मिल जाएंगे, ओके? संस्कृति के बहुत ज़्यादा डीप हो जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, वो फिर वनडे वाले नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा डीप हो जाएंगे। ये पूछ देंगे हम, आपको 1 साल की मैगजीन चाहिए ना वर्चुअल? पूछ दूंगी मैं, अगर अवेलेबल होएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है? ओके गाइस, सबने देख लिया सीक्वेंशियल और डायरेक्ट? फटाफट बताओ मुझे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। देखो अभी तक हम सब समझ रहे थे, एक शब्द था मेमोरी। देखो अब जहां मैंने बोला था ना आपको, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था कि मेमोरी और स्टोरेज अलग अलग शब्द होते हैं, बताया था। तो अब यहाँ समझ में आएगी आपको मेमोरी क्यों कहा गया था। मेमोरी शब्द इस्तेमाल किया गया था प्राइमरी मेमोरी के लिए, यानी कि हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे थे ज्यादातर काम एक अस्थायी रूप से हो रहा है तो ये परमानेंट खुद, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर काम स्टोरेज का नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम चीजों को सेव नहीं कर रहे थे हम यहाँ पे सेव, हम यहाँ पे काम की बात कर रहे थे। तो हम जब स्टोरेज की तरफ चलते तो हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, यानी कि यहाँ पे हम डेटा जो भी हमने प्रोसेस करा उसको सेव कर लेते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि स्टोरेज और मेमोरी शब्द दोनों अलग अलग शब्द हो गए हैं, ठीक है? आउटर मेमोरी बता रहे हो, आउटर मेमोरी, हाँ आप इन छोटे शब्दों में कह सकते हो कि एक आउटर मेमोरी है। मैंने जो लिखवाया होगा वो अलग लिखवाया होगा, मैंने बताया होगा कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको बैकअप मेमोरी कहा जाता है, लिखवाया था? हाँ और ना में बताना गाइस, क्या मैंने लिखवाया आपको कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे बैकअप मेमोरी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं? नहीं लिखवाया?
लिखवाया है। कॉपी पन्ने पलट के देख लिया करो, पढ़ लिया करो, तो पता चल जाएगा कि वहां पे लिखवाया। और किस नाम से लिखवाया मैंने सेकेंडरी मेमोरी को, और किस नाम से जाना जाता है? मैंने लिखवाया होगा एक्सिल्यूरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एक्सिल्यूरी के साथ साथ और किस नाम से लिखवाया मैंने कि सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? 3 नाम तो मैंने ही बता दिए। इसे एक्सिल्यूरी, बैकअप और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और क्या कहते हैं गाइस? खाली बैकअप के नाम ही लिखा है। चलो कोई बात नहीं। तो हमें ये समझ में आता है जब हम सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम इसे समझते हैं एज एन बैकअप मेमोरी। एज एन बैकअप मेमोरी। क्यों बोला मैम आपने बैकअप मेमोरी? रीजन समझो। बैकअप बोले तो जैसे कि मेरे पास मेरा लैपटॉप है और ये आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी विंडो बार बार उड़ इन सेंस बार बार मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि विंडो इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ये और वो ब्लू कलर की स्क्रीन मुझे दे रहा है। मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने लैपटॉप की विंडो को आप चेंज करवा लो। ठीक है, तो जब तक मैं अगर ऐसी छोड़ दूँ, मैंने कहा ठीक है करवा लूँगी, और वही मैं कर रही हूँ फिर, तो मेरा डेटा करप्ट होने के चांसेस हैं। और यही जब जब मेरे कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ होगा, तब मेरे दिमाग में आएगा कि शायद मेरे पास एक हार्ड ड्राइव होती, शायद मेरे पास एक हार्ड डिस्क होती, शायद मेरे पास एक SSD कार्ड होता, या फिर मेरे पास एक पेन ड्राइव ही क्यों नहीं होती, मैं अपना डेटा उसमें समय से पहले ही सेव कर लेती। या फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं इसके अलग, इससे अलग इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैंने अपने ड्राइव पर सारा का सारा डेटा अपना अपलोड कर दिया। समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे बैकअप मेमोरी कहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मैंने पेन ड्राइव में अपना डेटा को डाल लिया। ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं गाइज, और CGL में पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा मैंने इसे चाहा कि मेरे पास हार्ड डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, है ना, महंगी आती है बट हाँ होनी चाहिए, ताकि अगर आप डिजिटल वर्क कर रहे हो सारा का सारा, तो हाँ आपके लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल, आपका डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, लंबे समय तक इसमें स्थायी रूप से रहता है डेटा। वहाँ वो बात अलग है कि हार्ड डिस्क खराब हो गई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी सकते हैं, मैकेनिक बैठे हैं बाहर बहुत सारे काम करने वाले। ठीक है, या फिर मैं सोचूंगी मेरे पास SSD कार्ड हो, ठीक है, या फिर कोई अदर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD कुछ तो हो जिससे मैं अपना डेटा सेव कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने इसे बैकअप मेमोरी, एक्सिल्यूरी मेमोरी कहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपना डेटा को सेव करते हैं, है ना, तो हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, और ये बाहर से हमारे कंप्यूटर के अंदर जोड़ी जाती है। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये डेटा मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकती हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आप पिछले वर्ष की मैगजीन दे दो। अगर मेरे पास इस सेकेंडरी मेमोरी में रखी होगी कहीं पर, तो मैं उसे निकाल के दे दूंगी, और मैं बोलूँगी अदरवाइज कि यार मेरा तो लैपटॉप ही करप्ट हो गया था, डेटा सारा का सारा चला गया। समझ पा रहे हो ना कि अगर मैंने संभाल के रखा है इनमें से किसी चीज़ के अंदर, तो मैं उसको मैगजीन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, अगर नहीं तो यही समझेंगे कि डेटा जो था अगर है तो वो करप्ट हो गया, या फिर है ही नहीं। क्लियर? समझ गए? तो सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों होती है ये आप मुझे बताएंगे। क्या होती है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब ये क्यों होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये बताएंगे। क्यों बोला मैंने इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी? एनीवन? एनीवन? बताओ
क्यों बोला नॉन वोलेटाइल मेमोरी? बहुत आसान सवाल पूछा है गाइस, मैंने बहुत भारी सवाल नहीं पूछा आपसे। आप पीछे पढ़ चुके हो नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं तो मैं इसका मतलब क्या समझूं? कुछ तो बोलो। नहीं पता तो मैं बताती हूँ। बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर मेमोरी। कह सकते हैं गोलू, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, बट कंप्यूटर में इस्तेमाल तो हो रही है ना, बनाई तो कंप्यूटर के लिए ही है ना। और एनीवन? अपना सुझाव ज़रूर रखें। अगर आप अपना सुझाव नहीं रखेंगे तो शायद से आप आगे मुश्किल फेस करें। ठीक है, शायद से आप गलत समझ रहे हो, कुछ गलत आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं ऐसा तो हो सकता है, कोई बात नहीं मैम बताएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो मुझे मालूम है। कहीं आप गलत सोच रहे हो। देखो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसे बोला जाता है जिस डेटा को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसे हम रीड राइट भी कर सकते हैं अन्य बारी। ठीक है, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर लाइट चली भी जाए, लाइट आ भी जाए, जो डेटा सेफ है वो सेफ रहता है, उसे कहा जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मैंने बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया था आपको रोम का, बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया था आपको क्लास पीडीएफ का। क्लास पीडीएफ आप कैसे कर सकते हो? आपके फ़ोन की बैटरी बेशक ख़त्म हो गई है, बट आपको पता है मेरे फ़ोन में मैम ने पीडीएफ दिया था, मैंने उसे डाउनलोड करके रखा हुआ, तो हाँ जब मैं चार्ज हो जाएगा उसको पढ़ पाऊंगा, बिकॉज इसमें डेटा लॉन्ग टाइम तक रहता है। ऐसे कह सकते हैं अंकित। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्यों बोला इसको मैंने नॉन वोलेटाइल? क्योंकि ये लंबे समय तक सेफ है। ठीक है, पहली बात, बहुत अच्छा आंसर दिया है। दूसरी बात क्या है कि मैम मैं इसको कभी भी एनी टाइम एनीवेयर यूज कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, है ना। इसमें चेंज भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में जब हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे हमने देखा था कि रोम में भी हम चेंज कर पा रहे थे जब हमने ईपी रोम पढ़ा, जब हमने ईईपी रोम पढ़ा, है ना। हमने पढ़ा यूवी रेज से हम इसको चेंज कर सकते हैं डेटा को, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक प्लस से और हाई वोल्टेज से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैंने आपको दो असेस बताए थे, सीक्वेंशियल एंड रैंडम बोल लो या फिर आप डायरेक्ट बोल लो। ठीक है, दोनों नामों से ही सवाल पूछ लेता है। ये मैंने आपको एसएस बताए थे। एसएस बोले तो गाइस इसमें कंप्यूटर भाषा में डेटा को इस्तेमाल करने के तरीके। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम लोग डेटा को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे? और ये होता कहाँ फॉलो है? ये होता सेकेंडरी मेमोरी में ही है। ठीक है, जहां हम बात करते हैं गाइज आप सभी से किसकी? सीक्वेंशियल एसेस की। जहां हम बात करते हैं आप लोगों से सीक्वेंशियल एसेस की, तो वहां पर डेटा कोई भी हम कह सकते हैं कि एक विशेष कार्य एक विशेष क्रम के साथ किया जाता है। ठीक, या फिर एक ऐसा मेथड जो किसी पर्टिकुलर डेटा को असेस करने के लिए किया जाए और साथ ही आप लोगों का एक विशेष क्रम फॉलो करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों क्या है मैम? ये दोनों के दोनों मेथड्स है ना। तो एक ऐसा मेथड, क्या बोलूंगी इसको मैं? एक ऐसा मेथड, एक ऐसा मेथड जो किसी पर्टिकुलर डेटा को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और अगर हम सीक्वेंशियल की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर डेटा को किसी क्रम में फॉलो किया जाए। जब सीक्वेंशियल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्रम में चीजें क्या हो रही हैं? फॉलो हो रही हैं। और यही कोई क्रम नहीं है, इर्रेगुलर फॉर्मेट है।
क्लियर आया समझ में? हाँ जी, आप ऐसे कह सकते हो कि सीक्वेंशियल में आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट तो पूछो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। अब आपके मम्मा पापा हैं घर पे, है ना? बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पर उनकी शादी की जो रील होगी, रील समझ रहे हो ना, आज वाली रील की बात नहीं कर रही मैं, उनके शादी के टाइम पर जो रिकॉर्ड हुई वीडियो है मम्मी पापा की या फिर भैया दीदी की, जो काफ़ी सीनियर है, काफ़ी बड़े हैं हमसे, है ना? तो आपने देखा होगा कि वे एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल का, सीक्वेंस से चीज़ें चलती है, फिर उसके बाद उसमें चेंज लाने के लिए उसमें सीडी में उसे कन्वर्ट करवा लिया। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से कि जो घर पे हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमने देखा होगा एक मैग्नेटिक टेप नाम का एक रेडियो तो नहीं बोलेंगे बट एक बॉक्स आता था, कैसेट जिसके अंदर हम डालते थे, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड होती थी, ऑडियो बजती थी, गाना बजता था, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बजता था। हमें नेक्स्ट गाने पे जाना होता था तो हमें बटन दबाना होता था, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। मतलब हम अपनी मर्जी से कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं लगा पाते थे, हाँ? ऑडियो एसएस जिसको हम लोग कहते थे, वो इसका एग्जाम्पल है। किसका मैम? सीक्वेंशियल का। ठीक है, एक आती थी आप लोगों की कार्ट्रिज टेप, वो भी इसका एग्जाम्पल है। अब मैम सीक्वेंशियल असेस फॉलो कैसे होता है? सीक्वेंशियल असेस फॉलो ही गाइस कैसे होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक, हम कह सकते हैं आयरन और मैग्नेट लगा हुआ होता है, उसका कोट होता है, उसका लेप होता है, जो डेटा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब डेटा को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो इस वजह से चीजें सीक्वेंशियल में और सीक्वेंस में चलती जाती है। ठीक है, कैसी जाती है मैम? सीक्वेंस में चलती हुई जाती है। तो अगर हम बात करें सीक्वेंशियल असेस के एग्जाम्पल की, तो कॉपी के पन्नों को जरा पलटो तो वहां पे लिखवाया है एक मैग्नेटिक टेप, दूसरा लिखवाया है कार्ट्रिज टेप। देखो जरा मैप, वो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था उसमें मैंने लिखवाया है पर्टिकुलर। और अब इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है मैग्नेटिक टेप और आप लोगों के सीक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप और कार्ट्रिज टेप का, इनके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। आयरन ऑक्साइड आयरन है, चुंबक है ना, चुंबक यानी कि लोहा है, वो क्या करेगी? डेटा को खींचेगी अपनी तरफ। जब वो डेटा को खींचेगी तो सीक्वेंस से काम होगा। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे कि मेरे पास जैक है, गोलू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं। ठीक है, मैंने शायद से एग्जाम्पल दिया भी था और मैं हमेशा ही देती हूँ ये एग्जाम्पल क्योंकि समझना आसान होता है। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ तो कंप्यूटर की किताब सेकंड नंबर पे रखी है, ऊपर रीजनिंग की किताब रखी है, बीच में इंग्लिश की रखी है, फिर हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं उसकी मैगजीन है, उसके बाद आपकी जीएस की हिस्ट्री की किताब रखी हुई है। अब आप क्या कर रहे हो? आपको मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, जैक जाकर आप करंट अफेयर की जो मैगजीन है, जो किताब है, उसको निकाल के लेकर आओ। ठीक है, तो जैक गए, पहले उन्होंने रीजनिंग की किताब को साइड करा, यहाँ रख दिया निकाल कर, फिर कंप्यूटर की किताब को रख दिया साइड पे, क्योंकि आज मैम कंप्यूटर नहीं पढ़ा रही, उनका मन है अभी इस क्लास में करंट अफेयर पढ़ाने का। फिर इंग्लिश की किताब रख दी और उसके बाद ये निकाल के लेकर आए हैं करंट अफेयर की मैगजीन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से चलते हुए आए हैं, ये सीक्वेंशियल असेस है। इसके अंदर आप लगा लो कि आयरन ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और यही मैंने गोलू को कह दिया कि गोलू जाओ निकाल के लेकर आओ आप भी करंट अफेयर की मैगजीन। तो गोलू ने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, खींच के निकाली करंट अफेयर की मैगजीन और बोला लो मैम पढ़ाओ। मैंने बोला बाकी किताबों का क्या हुआ? बोले मैम वो मैं पढ़ने के बाद उसे सही कर दूंगा। मैं बोलूँगी जो आप करके आए हो वो एक रैंडम अप्रोच निकाल के आए हो, एक डायरेक्ट अप्रोच आपने उसे खींचा, आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने डेटा निकाला, और बाकी वो तो बात की बात है कि वो बिगड़ गई किताबें, उन्हें आपको ठीक करना पड़ेगा। और कंप्यूटर में ऐसा कोई बिगड़ेगा नहीं काम, क्योंकि उसने तो आपको ऑप्शन दिया ही है। बोलो आया समझ में?
बोलो, आया समझ में? टाइम सेव हो गया, गोलू कह रहे हैं। बाद में जो सही करना पड़ेगा उसके लिए, बाद में यहाँ पे आके आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, ये टाइम सेव कहलाएगा जो बिगड़ी है किताबें। ठीक है सुरुचि, आ गया समझ में? तो यहीं से हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। किसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं मैम? एक तो आपने बताया मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप को हम बकायदा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। एक होता है आपका कार्ट्रेज, ठीक है। तो ये दोनों इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं जो हम लोगों ने आगे वाली क्लास के अंदर जो है वो समझने हैं भाई। ठीक है जी, कार्ट्रेज DGE, ठीक है ना। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास हमने 3 मुख्य तरीके से चीजों को समझा है। पहले तो हमने समझा था किसको मैम, आपके कैशे मेमोरी को, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टर्स देखे, कैशे मेमोरी देखी, मतलब CPU मेमोरी में हमने समझा यहाँ पर कैशे, रजिस्टर्स और वर्चुअल को बहुत अच्छे से। उसके बाद इन सब का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हमने समझा भाई किसको, हम लोग आए आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में जो चीज़ें समझाने वाली थी वो फिलहाल मैंने आपको समझा दी है। स्टोरेज क्या होती है, क्या सेकेंडरी मेमोरी किस प्रकार काम करेगी और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेगी। ये 2 तरीके से सेकेंडरी मेमोरी काम करती है, इसके 2 मेथड्स हैं। मेथड्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। अगली क्लास के अंदर हम डायरेक्ट इनको पढ़ेंगे, क्या मैग्नेटिक टेप होती है, क्या कार्ट्रिज होता है, क्या ऑप्टिकल मेमोरी होती है, क्या आपकी बाकी सब मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी होती है, ये सब। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप सभी? ठीक है, क्लियर, बोलो समझ में आया? चलो, तो यहाँ तक क्लास को रखते हैं, आप लोगों से मुलाकात करते हैं फिर अगले शनिवार को। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ के रखिएगा। बट मुझे बताओ कि आपको कितना % जो है वो समझ में आई है क्लास, जिससे मैं हिसाब लगा सकूं कि हाँ स्टूडेंट्स को कंप्यूटर समझ में आ रहा है। 90% आ गई है, ओके। इस 90 को 100 बनाने के लिए एक बार रिवाइज कर लेना, 100 हो जाएगा। 99.25 आई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब 90% जितनी समझ में आ रही है स्टूडेंट्स को, ये बहुत अच्छी बात है। क्लास में ही सारा चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और जो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है आप मुझसे पूछ लिया करो क्लास में ही। उसके बाद मैं आपको बता भी देती हूँ, जो समझ में नहीं आता आप एक बार अपने नोट्स को एक बार वापस से पीछे करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले शनिवार।